नमस्कार प्यारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां हम नर्सिंग टॉपिक्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि WHO ने 2025 में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को लेके कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी की हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट शिक्षा से वंचित ना रह पाए। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि WHO ने 2025 के अंतर्गत अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे यूटेरोटॉनिक ड्रग्स की। ठीक है, तो बच्चा यूटेरोटॉनिक ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसे ड्रग्स जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, ठीक है, टॉन्स को डेवलप करते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके, जिसको हम PPH कहते हैं, यानी कि पोस्टमार्टम हीमोरेज। तो ड्रग्स के अंतर्गत बेटा हम क्या देखेंगे? यूटेरोटॉनिक ड्रग्स के अंतर्गत कौन सी जो है ड्रग्स को फर्स्ट चॉइस हम लेंगे, क्या इसका अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकता है, अगर ना हो तो, ठीक है, और कौन सी ऐसी दवाएं जो यूटेरोटॉनिक के अंतर्गत हम लोग पहले देते थे लेकिन अब नहीं देना है। क्लियर है? चलिए, दूसरा जो उन्होंने चेंजमेंट किया है कॉर्ड क्लैंपिंग को लेकर, ठीक है, तो इसमें हम बेटा बात करेंगे डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कब करना है और अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कब करना है। राइट, चलिए, तीसरा जो चेंजमेंट हुआ है वो प्लासेंटल डिलीवरी को लेकर चेंजमेंट हुआ, यानी कि सिजेरियन सेक्शन और वेजाइनल जो डिलीवरी होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी जो अलग टेक्निक्स हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे यूटेरोटॉनिक्स ड्रग्स के। ठीक है, तो याद रखिएगा यूटेरोटॉनिक्स ड्रग्स कौन सी कंडीशन में देना है, कब नहीं देना है, और कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इसके अंतर्गत अब नहीं देनी है आपको। अगर कंडीशन याद रखना, अगर आपका कोल्ड चेन मेंटेन है, ठीक है, कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना है याद रखिएगा, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपने कोल्ड चेन को मेंटेन करके रखा है तो उस कंडीशन में आप ऑक्सीटोसिन देंगे। कितना दोगे बच्चा? 10 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। तीसरी बात आपको याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन तभी देंगे जब हमारी IV लाइन पैटेंट हो। पैटेंट से मतलब क्या है कि कोई भी जो ड्रग्स है या फ्लूइड है वो आसानी से वेन में जा रही है, यानी कि लाइन में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर IV लाइन आपकी मेंटेन नहीं है तो उस कंडीशन में आप IM दे सकते हो। क्लियर बच्चा? चलिए, अब दूसरी कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर हमारी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको कौन सी दवा देनी है? कार्बेटोसिन देनी है। कितना दोगे बच्चा? 100 माइक्रोग्राम देना है। इसको हम IV या IM दे सकते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए, तीसरी बात आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास उस समय ऑक्सीटोसिन भी नहीं है, कार्बेटोसिन भी नहीं है, तो बेटा कौन सी आप ड्रग दोगे? मीसोप्रोस्टोल दोगे। कितना देना है आपको? 400 to 600 माइक्रोग्राम देना है। वो भी कैसे देनी है? ओरल देनी है। राइट, समझ आ गया अच्छी तरह? चलिए, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन हमारी बेटा क्या होगी? ऑक्सीटोसिन होगी, ठीक है, और कंडीशन मैंने बताया था कि अगर आपको कोल्ड चेन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन शुड ओनली बी यूज्ड इफ इट्स कोल्ड चेन हैज बीन प्रॉपरली मेंटेन। अगर आपने कोल्ड चेन को प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करके रखा है तो उस कंडीशन में आपको केवल और केवल ऑक्सीटोसिन देनी है। ठीक है, डोज की हमने बात करी थी तो कितना बताया था आपको मैंने? 10 इंटरनेशनल यूनिट बताया था। ठीक है, रूट क्या बताया था? IV बताया था। कौन सी कंडीशन में? अगर आपकी IV लाइन पैटेंट है, ठीक है, अगर आपकी IV लाइन पैटेंट नहीं है, नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको इंट्रामस्कुलर देना है। राइट बच्चा? चलिए, अगला पॉइंट हमारा है द अल्टरनेटिव्स व्हेन ऑक्सीटोसिन इज नॉट एन ऑप्शन। जैसे ही मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑक्सीटोसिन नहीं है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको समझाया था कि कोल्ड चेन भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में बेटा कौन सी दवा दोगे? कार्बोटोसिन दोगे। ठीक है ना? और याद रखिएगा कितना डोज रहेगा इसका? 100 माइक्रोग्राम रहेगा। रूट क्या रहेगा आपका? IV या IM रहेगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो मैंने अब बताया था आपको कि अगली कंडीशन आपको याद रखना है कि मान लो अगर आपके पास ऑक्सीटोसिन या कार्बोटोसिन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या दोगे? मीसोप्रोस्टोल दोगे। ठीक है, कितना देना है हमें? 400 से 600 माइक्रोग्राम देना है। रूट क्या रहेगा बच्चा हमारा? ओरल रहेगा। राइट, चलिए, अब हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि WHO ने अब वो यूटेरोटॉनिक्स ड्रग्स का यहाँ पे जो हम लोग यूज करते थे अब वो नहीं देनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? सबसे पहले मिथाइल एग्रोमेट्रिन है, ठीक है, कार्बोप्रोस्ट है, ठीक। अगला क्या है? सेंट्रोमेट्रिन है। सेंट्रोमेट्रिन जो है याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीटोसिन और एर्गोमेट्रिन का। ठीक है, वहीं जो है ट्रेनेक्सा, ये जो हम दवा देते थे
यूटेरोटॉनिक्स के अंतर्गत अब ये आपको दवा नहीं देनी है बिल्कुल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो महत्वपूर्ण बदलाव में क्या है, ये दवाएं आप पीपीएच के उपचार का हिस्सा है, यानी कि जो भी मैंने अभी आपको ड्रग्स बताई हैं ये अब जो है यूटेरोटॉनिक्स के अंतर्गत नहीं आपको देना है, ये आप जो पोस्टमार्टम हिमोरेज है उसके अंतर्गत ये आपको दवा देनी है, ठीक है। तो एएमटीएसएल की रोकथाम के लिए ये दवा अब आप यूज नहीं करेंगे, राइट बच्चा। चलिए बात करते हैं कॉर्ड क्लैंपिंग को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। बच्चा याद रखिएगा, बच्चे के जन्म के 1 से 3 मिनट बाद ही हमेशा जो है कॉर्ड को क्लैंप करना है, ठीक है। टाइमिंग याद रखिएगा। बच्चा याद रखिएगा, जो डीसीसी होता है ये हम 1 से 3 मिनट बाद ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन है कि जब हमारा कॉर्ड यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, पल्सेट करना बंद कर दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब तक ये पल्सेट करता है तब तक क्या होता है, प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे में क्या क्या पहुंचता रहता है, ब्लड, स्टेम सेल्स, आयरन और एंटीबॉडी। वो भी कौन सी बेटा एंटीबॉडी, याद रखिएगा इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये सारी चीज जो है बच्चे में ट्रांसफर होती रहती हैं, ठीक, जब तक कि वो पल्सेट करती है। और ऐसा इसीलिए हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं, ताकि बच्चे की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। और वो तभी होगा जब उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड, स्टेम सेल्स, आयरन या एंटीबॉडीज ट्रांसफर होंगे, राइट बच्चा। चलिए, द ओनली एक्सेप्शन वैन टू क्लैंप अर्ली। और याद रखिएगा, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कब करनी है, तो याद रखिएगा बर्थ एस्फेक्सिया के केस में, यानी कि बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में जो है आपको तुरंत जो है कॉर्ड क्लैंपिंग, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कर देना है और बच्चे को न्यूनेटल रिसस्टिटेशन देना है, यानी कि बच्चे को सीपीआर देना है वहां पे तुरंत, राइट। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे प्लासेंटल डिलीवरी को लेकर क्या उन्होंने चेंजमेंट किया है गाइडलाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उस समय जो है आप कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन को प्राथमिकता दोगे, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन में याद रखिएगा सीसीटी यानी कि कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन को आप प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, वहीं अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो याद रखिएगा सीसीटी का उपयोग केवल तभी करें, ठीक, जब एक कुशल जन्म परिचारक उपलब्ध हो, यानी कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से मतलब क्या है, एक क्वालिफाइड अगर नर्स है तभी जो हम लोग सीसीटी का यूज करें, अदरवाइज हमें नहीं करना है। जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उसको होने देना है, राइट बच्चा। चलिए, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कंडीशन उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है वेजाइनल डिलीवरी यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो उसमें सीसीटी का उपयोग केवल तभी हम करेंगे जब तक कि हमारे पास स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हमारे पास ना हो। और याद रखिएगा, जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट होती है वो कौन होती है, एक क्वालिफाइड नर्स होती है, ठीक है, और एक्सपीरियंस नर्स होती है। क्लियर बच्चा। चलिए, चौथा हम बात करेंगे व्हाट इज अ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ एएमटीएसएल, यानी कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंतर्गत कौन सा वो प्रोसीजर जो है अब इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो प्रमुख प्रक्रियाओं को अब प्रसव की यानी कि लेबर के तीसरे चरण के बजाय उसको चौथे चरण में हमने उसको इंक्लूड किया है। जो हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो प्रोसीजर करते थे उसको अब हटा के किस में कर दिया गया है, फोर्थ स्टेज में कर दिया गया है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में क्या क्या करते थे हम लोग, तो हम लोग बेटा वहां पे क्या करते थे, गर्भाशय की मालिश करते थे, ठीक है ना, यूट्रन मसाज करते थे और उसका लगातार अवलोकन करते रहते थे, ठीक है। तो याद रखिए, गर्भाशय की मालिश ये नियमित एएमटीएसएल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लगातार अवलोकन यानी कि पोस्ट डिलीवरी के बाद में हमें लगातार ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो जन्म के बाद 2 घंटे तक, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म के 2 घंटे बाद 15-15 मिनट के अंतराल में जो है आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये सारी चीजें किसमें करोगे आप, जो है ये बेटा आपके जो चौथा चरण है, ठीक है, पोस्टमार्टम जो केयर होता है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें अब हम करेंगे। क्लियर बच्चा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये। चलिए बेटा, बात करते हैं पीपीएस को लेकर, यानी कि पोस्टमार्टम हेमोरेज के लेकर उन्होंने क्या डेफिनेशन में चेंजमेंट किया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चा कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, जो सबसे पहले डेफिनेशन का हम लोग यूज करते थे कि अगर महिला में
500 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते थे, पीपीएच कहते थे। लेकिन अब क्या है कि डब्ल्यूएचओ ने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है, इसको एक नए तरीके से डिफाइन किया है। तो वो क्या है, याद रखिएगा, अगर आपका ब्लड लॉस 300 ml से भी कम है, ठीक है, कम 300 ml से भी कम अगर ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पे अगर वाइटल साइंस पे अगर आपके अनस्टेबल हैं, ठीक है, अस्थिर हैं, तो उस कंडीशन को हम पीपीएच कह देंगे। क्लियर बच्चा? ये दोनों चीजें याद रखना है आपको कि अगर ब्लड लॉस 300 ml से कम हुआ हो, ठीक है, साथ में जो वाइटल साइंस है वो अनस्टेबल हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, अब पीपीएच कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, मैं एक चीज फिर से बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लड लॉस आपका 300 ml से कम हुआ है, ठीक है, लेकिन वाइटल साइंस यहाँ पे अगर स्टेबल है, तो उसको बेटा हम पीपीएच नहीं कहेंगे, यानी कि पीपीएच के अंतर्गत वो उसको हम नहीं रखेंगे। तो पीपीएच के लिए यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि 300 ml से कम ब्लड जो है लॉस होना चाहिए। दूसरी बात जो है, वाइटल साइंस जो है बेटा कैसे हो, अनस्टेबल हो। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है तभी उसको हम पीपीएच कहेंगे। क्लियर बच्चा? तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो